हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम के जो और प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने सर्वनाम के 3 प्रकार पढ़ लिए थे। ठीक है, पुरुषवाचक भी हो गया था और निश्चयवाचक भी हो गया था और अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी हो गया था, जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की मैंने थोड़ी आपको लंबी परिभाषा बताई थी। ठीक है, वो आपको याद रहे तो ठीक है, वरना इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ी सी उससे शॉर्ट है जो परिभाषा आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इजी आपके लिए ये परिभाषा होगी, इसलिए मैं एक बार वापस से अनिश्चयवाचक सर्वनाम को रिपीट करूंगी। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देती हूँ, जैसे तीसरा प्रकार था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहले प्रकार के नाम प्रकार लिख दे, इसमें सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तीसरा था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होती है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, जैसे कोई या कुछ आदि। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई जो शब्द है, ठीक है, वो सजीव प्राणियों के लिए आता है। ठीक है, कोई जो शब्द है वो सजीव प्राणियों के लिए आता है, तथा कुछ जो शब्द है वो आपके केवल वस्तु के लिए ही आता है। ठीक है, जो कि मैंने आपको इन शब्दों के साथ में जो मैं बता रही हूँ उनको मैंने आपको रिपीट किया था पिछले वाले वीडियो में इस डेफिनेशन के साथ में ही। ठीक है, अब मैं केवल जैसे मैं समझा रही हूँ और इनको आपको वैसे बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन थोड़ी छोटी हो जाए और इजी हो जाए आपके लिए याद करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने बात ये है, ये याद रखना बस कि कोई जो शब्द है वो सजीव प्राणियों के लिए आता है तथा कुछ जो शब्द है वो केवल वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण दे रही हूँ, देखो। उदाहरण जैसे कि बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, अब इस पे क्या है कि कौन खड़ा है भाई, कोई खड़ा है। हमें पता नहीं है कि भाई वहाँ पे कौन खड़ा है, नाम नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा आ जाती है अगर नाम होता तो। जैसे कोई मदन या मोहन या सोहन, रतन, यहाँ पे हमें नाम नहीं बता रहा है, यानी कि वो निश्चित रूप से नहीं बता रहा है कि बाहर खड़ा तो है लेकिन कौन खड़ा है। ठीक है, ये नहीं पता है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या शब्द आता है, जैसे कोई शब्द है। ठीक है,
कोई शब्द है वो सर्वनाम का कार्य कर रहा है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर है। ठीक है। अब कोई शब्द है वो हमें निश्चितता नहीं बता रहा है कि भाई बाहर कौन खड़ा है। ठीक है, हमें केवल इतना ही पता है कि द्वार पर कोई खड़ा है या फिर बाहर कोई है। ठीक है, केवल इतना ही हमें आभास हो रहा है कि बाहर कोई है, लेकिन कौन है वो नहीं पता, यानी कि उसकी निश्चित रूप से हमें नहीं बताया जा रहा है, ना ही हमें पता है कि बाहर कौन है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण और बता रही हूँ मैं कुछ को लेकर। तो ये तो हो गया हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा जैसे कुछ खाने के लिए ले आओ। कुछ खाने के लिए ले आओ। ठीक है, अब इसमें खाने के लिए क्या लाना है वो नहीं पता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फल हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, खाना हो सकता है, जो भी XYZ खाने वाली चीज़ होती है वो, उसमें से केवल ये कहा जा रहा है कि भाई कुछ खाने के लिए लाना है, यानी पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए वो उसमें प्रकट नहीं हो रहा है भाई कि उसे खाने के लिए क्या चाहिए। अगर बिस्किट चाहिए तो वो यहाँ ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी बोल सकता है कि भाई बिस्कुट खाने के लिए ले आओ। ठीक है, या फिर खाना खाने के लिए ले आओ, जो भी हो। तो इसमें हमें निश्चितता नहीं बता रहा है कि क्या लाना है, केवल लाना वही है जो खाने के लिए हो। ठीक है, जिससे पेट भरा जाए उससे। अब कुछ जो शब्द है वो हमें निश्चितता नहीं बता रहा है, तो ऐसे वाक्य में कुछ जो शब्द है वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर इनकी जगह और भी कुछ वाक्य हो सकते हैं, जैसे माँ ने झोले में कुछ रखा है। अब कुछ क्या रखा है, अब कुछ है तो कुछ खिलौने भी हो सकते हैं, जो भी कोई चीज़ माँ लाए बाज़ार से वो भी उसमें हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं कि उस झोले में क्या रखा है। कुछ ही है जो कुछ का हमें पता नहीं है, यानी कि उसमें निश्चितता नहीं बता रहा है कि माँ के झोले में क्या रखा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है चौथा प्रकार है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जिसमें प्रश्न पूछने का कोई बोध हो, ठीक है, उसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ मैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, क्या, कौन, कहाँ या किसने, या किसकी, ऐसे बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो कि इतना नहीं लिख रही हूँ, 5-7 लिख रही हूँ। ठीक है, अब ये जो शब्द है क्या है, कौन है, कहाँ है, किसने, किसकी, ये जो शब्द है वो आपके प्रश्नवाचक का बोध करवाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न करवाते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला उदाहरण लिया कि ठीक है कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यानी कि पूछ रहा है इसमें कि भाई सामने वाले से पूछा जा रहा है, वक्ता श्रोता को पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ रहते हो। कहाँ मतलब उसको पता नहीं है कि भाई वो कहाँ रह रहा है, यानी कि वो उससे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई उसका निवास स्थान कहाँ पर है। अगर इसी कहाँ शब्द में अगर ये आ जाता कि भाई दिल्ली, मुंबई, किसी स्थान का नाम आ जाता है यहाँ पे, तो वो तो बन जाती हमारी संज्ञा, ठीक है। तो उसमें हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता, क्योंकि प्रश्न कहाँ ये हो रहा है कि कहाँ है, तो कहाँ शब्द है वो उससे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई सामने वाले को पता नहीं है कि भाई वो कहाँ रह रहा है, तो वह उससे पूछ रहा है कि भाई तुम कहाँ रहते हो। तो ये कहाँ जो शब्द है आपका वो बन जाएगा आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। ऐसे फिर है आप चाहे दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे दूसरा उदाहरण मैं ले रही हूँ, तुम्हें किसने हिंदी पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हें किसने हिंदी पढ़ाया था। अगर किसने, तो उसको पता नहीं है कि भाई किसने पढ़ाया हिंदी उनको। अगर यहाँ पे नाम आ जाता कि भाई तुम्हें निशा दीदी ने हिंदी पढ़ाया था, तो यहाँ पे निशा जो नाम है वो वो संज्ञा में बदल जाता, ठीक है। अब वो अगला उसको सामने से पूछ रहा है, यानी कि वक्ता श्रोता से पूछ रहा है कि तुम्हें किसने हिंदी पढ़ाया था, यानी कि वो उससे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया था। तो प्रश्न पूछने का कार्य किसने शब्द है, ठीक है। तो यही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। ऐसे आपको चाहे दूसरा और दे दूं उदाहरण, जैसे तीसरा उदाहरण में ले रही हूँ कि तुमने किसकी मदद ली, तुमने किसकी मदद ली। तो इसमें क्या है कि भाई उसने मदद ली, ठीक है, लेकिन किसकी ली वो इसमें नहीं पता है, यानी कि वो उससे प्रश्न पूछ रहा है कि भाई तुमने मदद किसकी ली थी। तो इसमें यही किसकी जो शब्द है हमारा उसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। वैसे इसमें भी लिख दे, जैसे देखो कुछ शब्द है तो कुछ हमारा अनिश्चयवाचक प्रदान हमें प्रकट कर रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसमें आपको समझ में आया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में देखो होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई या कुछ, ठीक है। कोई जो शब्द है वो आपका सजीव प्राणियों के लिए आता है, और कुछ जो शब्द है वो आपका केवल वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब जैसे फिर है दूसरा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो, जैसे कोई प्रश्न पूछने का कोई बोध हो, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, किसने, किसकी, ठीक है। ये जो शब्द है वो आपके प्रश्न पूछने का कार्य इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोई शब्द बन के आपके वाक्य आ जाए तो आप उसमें बता सकते हो आसानी से कि इसमें कौन सा सर्वनाम है और इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। और मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करोगे और अपने मित्रगण जो है उनको आप शेयर भी करोगे और लाइक करोगे, इस बात की मैं आपसे उम्मीद रखूँगी, ठीक है। धन्यवाद।